Hi everyone, welcome to Revodu. It's physics, motion in a plane or two-dimensional motion, part 1 velocity and acceleration. हम काइनामेटिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर आपने मेरे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस लिंक पे जाके वो सारे वीडियोस देखें क्योंकि आगे की स्टडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि अगर हमें एक्स टी ग्राफ दे रखा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर किसी पॉइंट पे स्लोप निकालें तो स्लोप का मतलब क्या होता है। या फिर अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, और उसके अंदर मैं किसी पॉइंट पे स्लोप निकालूं तो वो स्लोप का मतलब क्या होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं और आगे की स्टडी के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो अगेन अगर आपको ये सब नहीं आता तो प्लीज़ एक बार जाके वो सारी वीडियोस देखें। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास कोई भी y और x ग्राफ है, ठीक है, y और x ग्राफ है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है dy बाई dx। dy ये हो गया, dx ये हो गया, तो ये जो आएगा थीटा, ये tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो dy बाई dx। ये जो थीटा होता है tan थीटा, यही होता है स्लोप। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ग्राफ दे रखा है तो आप dy बाई dx निकाल के देखो वो क्या आएगा। जैसे कि ये vt ग्राफ के अंदर अगर मैं बोलूँ dv बाई dt, तो ये क्या होता है? a। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट निकालें और उस टेंजेंट का जो स्लोप है उसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, आप इस तरह करके देखें। फिर अगर आपको कोई बोलता है कि वाई एक्स ग्राफ में एरिया का मतलब क्या है, तो आप क्या करके देखो, y इंटू डी एक्स करके देखो कि ये क्या क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, v इंटू डी टी करो, हम ये यहाँ पर ये v इंटू डी एक्स करके देखेंगे कि ये किस क्वांटिटी के इक्वल है। तो v इंटू डी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि वी टी ग्राफ का जो एरिया है उसमें जो एरिया आएगा वो होता है हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया के लिए आप क्या करेंगे, एरिया के लिए y इंटू डी एक्स करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत काम आएगी। ओके, तो मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं। तो दोबारा हम वहीं से शुरू करते हैं कि हम मोशन पढ़ते क्यों हैं। फिजिक्स के अंदर हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उनका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है। लेकिन मोशन की एप्लीकेशन क्या है, हम मोशन को क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो देखो, आप तोपे तो जानते हो, कैनन। मैं बहुत पुराने टाइम में जा रहा हूँ कि हम कब से मोशन की स्टडी को यूज़ कर रहे हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जो आर्मी जनरल्स थे उनके पास तोपे हैं, मतलब कैनन है, और उनको कोई किला है, वो किला गिराना है। ठीक है, तो आपको ना, जो कि आप आर्मी जनरल हो, उनको ये पता होना चाहिए कि मैं किस थीटा पर अपने तोप को रखूं, किस थीटा पर रखूं ताकि हमारा जो गोला है वो एनिमी के फोर्ट पे जा गिरे। तो यहाँ पर आपको मोशन की जो नॉलेज है वो बहुत यूज़फुल होगी इधर। सिमिलरली इमेजिन करो कि आप एक फार्मूला 1 टीम के इंजीनियर हो। आप एक इंजीनियर हो और आप ये फार्मूला 1 कार जो है डिज़ाइन कर रहे हो। तो ये कोई पर्टिकुलर कॉर्नर है किसी पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर, सपोज पोहोन है, कोई भी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मुझे इसका रेडियस पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस ट्रैक का, तो मैं अपनी कार को किस हिसाब से बनाऊं कि जो हमारी कार है वो पलटे ना मतलब, या फिर उसके जो 2 टायर्स हैं वो हवा में ना चले जाएं। ठीक है, या फिर हमारा जो ड्राइवर है वो कितना जी फोर्स सस्टेन कर सकता है, हमें यहाँ पर वो जी फोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी वी वेलोसिटी से कार लेकर आ रहा हूँ इधर, तो जैसे कि आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जानते हैं कि जब कार हम घूमती है तो हम दूसरी तरफ, अगर इस तरफ ऐसे घूम रही है तो हमें इस तरफ एक फोर्स लगता है, हम उस तरफ घुस जाते हैं, तो वो जी फोर्स है। तो कितना जी फोर्स लगेगा ड्राइवर पे? 10 जी फोर्स लगेगा तो ड्राइवर बेहोश हो जाएगा। तो हमें जी फोर्स निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मोशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। फिर इसी तरह मैं बात करूं कि अगर आप बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर जो 2 पॉइंटर होता है, फ्री शॉट जो होता है, ठीक है, वो फ्री शॉट लेना है आपको ये डिस्टेंस पता है, तो आप किस एंगल पर और किस वेलोसिटी से बॉल को फेंके ताकि वो एक परफेक्ट 2 पॉइंट शूटर आप स्कोर कर लो। तो यहाँ पर आपको मोशन की जो नॉलेज है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। एक और एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि आपने मोटो जीपी रेस देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो राइडर है वो झुकता है गाड़ी मोड़ते वक्त, मतलब बाइक मोड़ते वक्त। तो क्यों झुक रहा है? झुकने से होता क्या है, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? या फिर जैसे कि आपको पता है कि जो रेडार है, ठीक है, रेडार अगर कोई एनिमी प्लेन जा रहा है तो रेडार इसको देख लेगा कहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है वो एनालाइज करके ये प्रिडिक्ट करना कि ये कहाँ पर होगा किसी टाइम टी पर ये प्लेन, ठीक है, और फिर उसी पोजीशन पे हमें एक मिसाइल छोड़नी है। इस पूरे प्रोसेस में हमें मोशन की नॉलेज होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सब कुछ ही मोशन का खेल है, ठीक है। तो रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां हमें मोशन की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट द नॉलेज ऑफ मोशन हम वो सब काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ के अंदर और उसे हमें समझना चाहिए, इसलिए हम मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मोशन पढ़ते हैं। देखो, मोशन का जो सेंट्रल पार्ट है ना, स्टडी ऑफ मोशन, इसमें जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब किसके अराउंड रिवॉल्व करता है पूरा मोशन का, जो हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन का जो स्टडी है वो है पोजीशन, ठीक है। हम पोजीशन एनालाइज करते हैं और हम पोजीशन प्रिडिक्ट करते हैं। अल्टीमेटली हम मोशन के अंदर यही करते हैं कि हम प्रिडिक्ट करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, एनालाइज करने के बाद कि उसकी पोजीशन कभी क्या थी, मतलब पहले कुछ चल रहा है, हम उसे एनालाइज करेंगे पोजीशन को, क्या क्या पोजीशन थी कितने कितने टाइम पे ऑब्जेक्ट की, फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ठीक है। वही है मोशन। बाय द वे, काइनामेटिक्स क्या होती है? मैंने अभी जैसे काइनामेटिक्स 2-3 बार वर्ड बोला कि काइनामेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो देखो, काइनेमेटिक्स मतलब क्या है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर ये थी पास्ट के अंदर तो फ्यूचर में ये होगी, वेलोसिटी ये थी तो ये होगी, ठीक है। हम उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम इनसे मतलब रख रहे हैं। अभी हम इस चीज़ पे नहीं जा रहे कि कोई ऑब्जेक्ट चल क्यों रहा है, उसको चलाया किसने, ठीक है। कॉज ऑफ मोशन क्या है, हम उस पर नहीं जा रहे अभी। कॉज ऑफ मोशन मतलब अल्टीमेटली क्या है? फोर्स। तो हम फोर्स की बात नहीं करेंगे। तो अगर हम मोशन के अंदर फोर्स की बात नहीं करते तो उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और अगर फोर्स आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं काइनेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन होती है ये। तो देखो, मोशन का जो सेंट्रल पार्ट है वो है पोजीशन। अब देखो, अगर हमें पोजीशन एनालाइज करनी है, पोजीशन प्रिडिक्ट करनी है किसी चीज़ की, तो हम वो किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, है ना। मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है, कहाँ पर है, ये विदाउट एक रेफरेंस पॉइंटलेस है बताना कि मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। अगर मैं ये बात बोलूँ तो ये गलत है। पूरी डेफिनेशन क्या होगी? मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो आपका घर एक रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से आपका स्कूल का जो पोजीशन है वो 5 किलोमीटर दूर है। तो विदाउट एक रेफरेंस पॉइंट मोशन की स्टडी इम्पॉसिबल है, पॉइंटलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ की अगर पोजीशन नाप रहे हैं या बता रहे हैं तो वो एक रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव होता है। तो सपोज ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट, हम इस रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एनालाइज करेंगे या प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन हम उसे बताएंगे कैसे हम बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि हम वही एग्जांपल ले सकते हैं स्कूल वाला कि मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपका स्कूल 5 किलोमीटर दूर यहाँ भी हो सकता है और इस पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर ये भी है, इस पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर यहाँ भी है। तो कौन सा पॉइंट ले? तो देखो, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। हमारा वर्ल्ड क्योंकि एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, तो हम इस वर्ल्ड को 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 डायमेंशंस क्या क्या है? ये है एक्स, ये है वाई
और ये है z। आप किसी को भी एक्स वाई जेड ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ओके, और ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर है तो हम इसका जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में कैसे बताएंगे। सपोज ये p है, हम बोलेंगे कि p कहाँ रखा हुआ है, किसी पॉइंट x पर जो x दूर है ओरिजिन से, y इस डायरेक्शन में दूर है और z ऊपर की तरफ इतना दूर है। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक नंबर के थ्रू ऐसे बता देंगे। इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है मोशन को पढ़ने के लिए। ओके, तो सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, और कोई हमारा जो कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है ऐसा कोई किसी पाथ पर। ठीक है, तो किसी टाइम t पर अगर वो पोजीशन इधर थी उस ऑब्जेक्ट की, तो हम अगर ऐसा एक लाइन डालें उस पॉइंट पे और इधर ही एरो डालें, इसका मतलब क्या है कि हमें ये चीज़ क्या बता रही है, ये जो एरो है, कि कोई चीज़ कितना दूर है, मतलब ये मैग्नीट्यूड कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन जो एरो की है। तो इधर एक ऑब्जेक्ट अभी है, ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं इसे r1 बोलूँ, ओके, और ये पॉइंट है मेरा कुछ x1 y1 z1, तो हमारा r1 वेक्टर क्या आएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, और अगर थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल इधर आ गया, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वेक्टर बनेगा r2 वेक्टर। और सपोज अगर हमें ये पॉइंट दे रखा है x2 y2 और z2, तो हमारा r2 वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये सब आता है। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं आता कि मैंने ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा, तो प्लीज़ आप इस लिंक पर जाकर वेक्टर अलजेब्रा के सारे वीडियोस देखें जो मैंने अभी बनाए हैं। पूरी प्लेलिस्ट में 4 वीडियोस हैं, आप वो चारों देखें, आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखें। ठीक है, तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर हो गए। तो हमें पता है कि चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये जो येलो वाली लाइन है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर है हमारा r2 और इनिशियल है r1। तो मेरा डेल्टा r जो कि है डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कितना होता है, ये होगा हमारा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये आप ट्रायंगल लॉ से प्रूव कर सकते हैं कि यही होगा। ठीक है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर है r2 वेक्टर के। तो ये वेक्टर कितना हो गया, r2 माइनस दिस। तो मेरा डेल्टा r वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा मेरा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ओके, तो अगर हमें कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, मुझे x1 y1 z1 दे रखा है, x2 y2 z2 दे रखा है, मुझे दो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूँ कि जहाँ पर मेरा एरो है, जो फाइनल पोजीशन है, जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा है, दैट कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, उनके एक्स वाई जेड जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए आई जे के लगा दो, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये कैसे आया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी में हम पहले पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो हमारा पहला है एवरेज वेलोसिटी। और जैसे कि आपको याद होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से कि हम इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसा स्मॉल वी बनाकर ऊपर एक बार लगा के, तो एवरेज वेलोसिटी वी बार, इसका सिंबल होता है ये। ओके, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी एक टाइम इंटरवल में बॉडी कितना डिस्प्लेस की। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी में, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप।
ठीक है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। और मैं टाइम इंटरवल सबके लिए अलग अलग कर देता हूँ, तो मेरा वी बार क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी के कैप। ओके, तो देखो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ये क्या क्वांटिटी बनी, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ओके, सिमिलरली डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्या होगा कि वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, और डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी होगा कि जेड डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कितनी है आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी वाई में क्या है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कितनी है वी जेड के कैप। ठीक है, तो हमारा फाइनल एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बन गया ये। तो देखो एवरेज वेलोसिटी है ना, हमें एक कंप्लीट पिक्चर नहीं बताती मोशन के बारे में, है ना। इमेजिन करो कि ये मोशन हो रहा है, तो देखो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कुछ उसका पाथ ऐसा है, ठीक है। तो एक्स और वाई पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाऊं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा ये, ठीक है। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या बता रहे हैं ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, दिस लाइन मतलब दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। लेकिन हमें वो ये नहीं बता रहा है कि मोशन कैसे हुआ था नीचे, ठीक है। एक्चुअल में मोशन का पाथ क्या था, मोशन बॉडी कैसे पोजीशन चेंज कर रही थी, हमें वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रही। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक टाइम इंटरवल पे ना पूछते हुए हम क्या पूछते हैं कि वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या थी, ठीक है। मतलब ये कोई इंटरवल है, मान लो ये 10 बज रहे थे, इधर 10:30 बज रहे थे, तो आधे घंटे के अंदर बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन भाई 10:05 पे क्या वेलोसिटी थी वो कैसे पता लगाएंगे, उसका मतलब क्या है, हम क्या पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि इंटरवल को गोली मारो अभी क्या वेलोसिटी है, ठीक है। और वही ज़्यादा मैटर करती है फिजिक्स के अंदर। तो हम क्या लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है किसी इंस्टेंट पे, ना कि इंटरवल पे। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंपली वी करते हैं, बार नहीं लगाते, ओके। और यहां पर मैं आपको एक टिप दे देता हूं। टिप क्या है, देखो अगर कहीं पर भी वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, या फिर सिर्फ v दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी लिखा हुआ है आगे इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा या एवरेज नहीं लिखा, इसका मतलब क्या, हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए एकदम स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए, स्पेसिफिकली कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज लिखा होना चाहिए। अगर वो नहीं लिखा एवरेज, तो इसका मतलब क्या है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। सिमिलरली ये सिंबल के साथ अगर v है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। तो देखो हमने जैसे कि बात की कि एवरेज वेलोसिटी में जो खामियां हैं, वो खामियां क्या हैं कि वो एक इंटरवल में बताया है, ठीक है, और हमें एक इंस्टेंट पे चाहिए। तो इसलिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v को क्या लिखते हैं, ये होता है हमारा डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, वो यही है। लेकिन ये डेल्टा टी है ना, जितना ज़्यादा छोटा हो, ठीक है, जीरो के जितना करीब हो उतना अच्छा है, उतना ही हमारा एक्यूरेट वेलोसिटी आएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। बाय द वे ये सब मैंने बहुत अच्छे से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर डिटेल में बता रखा है कि हम ऐसा क्यों लेते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम ये डेल्टा टी 0 क्यों ले रहे हैं, वो ग्राफिकली मैंने पूरा बताया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर मैं ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, डी आर वैक्टर डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। आर मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, आर वेक्टर क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ तो जो हम डायरेक्शन ले रहे थे, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन है, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। मतलब
ये इस चीज़ के अंदर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूँ तो मेरी एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी ना वो इसी डायरेक्शन में आएगी जो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, क्योंकि टाइम इंटरवल इतना छोटा है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ना, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल है। मतलब देखो क्या है, ये है मेरा y, ये है x, और ऑब्जेक्ट का कुछ मोशन ऐसा है, ठीक है। तो मैं किसी भी टाइम पर अगर पोजीशन वेक्टर डालूं तो एक पोजीशन वेक्टर ये आएगा, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एकदम मान लो 0.00001 सेकेंड पर अगर उसकी पोजीशन क्या है तो ठीक है वो उसकी जस्ट नेक्स्ट होगी। तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर सेकेंड वाला आएगा, ठीक है, वो कुछ एकदम इसी के पास होगा, ओके। और मैं जितना ज़्यादा डेल्टा टी को छोटा लूँगा ये और ये उतने ही करीब होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो उधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो इतना छोटा होगा कि अल्टीमेटली वो क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है। तो हमारी जो वेलोसिटी की इधर डायरेक्शन आएगी किसी पॉइंट पे वो क्या होगी, वो होगी इस पॉइंट के इस कर्व पर टेंजेंट जो आएगी, ठीक है। ये आएगी हमारी v, ओके। तो यहाँ पर ना ये जो डायरेक्शन मैंने एरो डाला है ये बस हमें डायरेक्शन बता रही है, ना कि कंप्लीट वेक्टर है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे कहाँ आएगी वेलोसिटी, इधर। इस पॉइंट पे कहाँ आएगी, टेंजेंट डालो इधर। तो अगर हमें कहीं भी किसी कर्व पे अगर डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो हम क्या करेंगे, उस कर्व पे टेंजेंट डालेंगे, ठीक है। और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो देखो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं लिख दूं इधर आर वेक्टर, ठीक है, और ये है मेरा टाइम। तो अगर ये कुछ भी चेंज हो, इसमें कुछ भी एक कर्व बना हुआ है, ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट डालूं, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालने पर जो उस टेंजेंट का स्लोप आएगा ना, ये थीटा, मतलब ये जो टेन थीटा आएगा वही होती है क्या, हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यार ये चीज़ आप याद रखना। देखो ये क्यों आया, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाय डी टी, ठीक है। और एक्स वाई कर्व के अंदर डी वाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज़ तो हो गई वेलोसिटी। अब देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट देन द मोशन विल बी कॉल्ड accelerated motion। तो इसे हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं, मतलब हम इसे एक नंबर के थ्रू कैसे बताते हैं, एक्सेलरेशन कितनी है किसी ऑब्जेक्ट में। तो इसे हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो मैं इनिशियल वेलोसिटी लूँ और फाइनल वेलोसिटी लूँ और टाइम इंटरवल देखूँ, तो मतलब किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, ठीक है। तो एक तो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने वेलोसिटी के लिए किया था वैसे ही हम एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन को मैं वैसे ही लिखता हूँ ए बार करके, ठीक है। तो ए बार कितना होता है हमारा, ये होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना, या फिर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टाइम, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन में डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो चेंज हो रही है, तो देखो अगर इनिशियली कुछ ऐसी वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी हो गई ऐसी,
ठीक है। तो देखो जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो अगर ये पहली थी और ये फाइनल हो गई, मतलब मैं इसे इनिशियली लिखूं और मैं इसे लिखूं फाइनल, ठीक है। तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल एकदम ऐसा आएगा वेक्टर, फाइनल मतलब डेल्टा वी वेक्टर मेरा कुछ ऐसा वेक्टर आएगा, है ना। तो ये होगा हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ओके। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन की जो भी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, बस इतना याद रखो, ओके। तो अगर एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी थी ऐसे v1, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी थी ऐसे v2 वेक्टर, तो v2 माइनस वी वन कितना आएगा, देखो कहाँ आएगा, v2 एज इट इज माइनस वी1, तो माइनस वी1 के लिए हम ये करेंगे, तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो ये आएगा डेल्टा वी वेक्टर, ठीक है। तो मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ आएगी, इसी डायरेक्शन में, एवरेज एक्सेलरेशन की, ओके। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने वेलोसिटी के लिए बात की थी, एवरेज एक्सेलरेशन भी हमारा एक कंप्लीट पिक्चर नहीं होता था, ये एक इंटरवल के अंदर बता रहा है कि क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कितना चेंज है कितने इंटरवल के बाद, ठीक है। अंदर कुछ भी हो रहा हो उस टाइम इंटरवल के दौरान, कुछ भी हो रहा हो उससे मतलब नहीं है, बस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में पता लग रहा है। तो इसीलिए ये भी एक सही मैट्रिक नहीं है मोशन को डिस्क्राइब करने का, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंपली ए से, ठीक है। तो ए हम क्या लेंगे, ए हम लेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लेकिन हमारा जो डेल्टा टी है वो जितना छोटा उतना अच्छा, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये जीरो के करीब जितना हो उतना अच्छा होगा, हमारा उतना एक्यूरेट उस टाइम पे एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये होगा हमारा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ओके। अगर वेक्टर है तो आप यहाँ वेक्टर भी साइन लगा दो। तो जैसे हम वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, ऐसे ही हम एक्सेलरेशन में वेलोसिटी लेंगे, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ओके। तो देखो यहाँ से हम क्या क्या और आगे चीज़ें सीख सकते हैं। अगर देखो मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये है टाइम, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो क्या आप इस मोशन को देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालूं और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो आप ये देखो, आप इस टाइम इंटरवल में पता लगा सकते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। देखो यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, ऐसा, अभी ऐसा और बाद में ऐसा। तो देखो स्लोप ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर मिनिमम है, बल्कि नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है किसी टाइम इंटरवल में, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, है ना। मतलब v2 माइनस v1 होता है ना बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो देखो v2 कम है v1 से, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ओके। और अगर ऐसा होता, ये कर्व ऐसा होता, तो एक्सेलरेशन अभी क्या है, पॉजिटिव है इस मोशन में, ओके। अगर मुझे कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है कि कोई ये ऊपर ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस और ये है टाइम, ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी कर्व है, तो देखो अगर किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट डालूं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट डालूं, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है ना। देखो dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप, और अगर मैं y की जगह v लिखूं और x की जगह t लिखूं, तो dv बाई डी टी हमें पता है क्या होता है, a एक्सेलरेशन और यही होता है स्लोप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट इन vt ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि देखो एक्सेलरेशन कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा था, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ऑलमोस्ट ज़ीरो है, फिर एक्सेलरेशन दोबारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, ये है डी वी बाई डी टी, और v को मैं क्या लिख सकता हूँ,
v को मैं लिख सकता हूँ इधर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप, वैक्टर साइन लगा दो हर जगह, ठीक है, प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी वी जेड बाई डी टी के कैप। तो मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, डी वी एक्स बाई डी टी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज कितना है टाइम के साथ जब टाइम इंटरवल वो छोटा हो, मतलब डी वी एक्स बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ इधर ए एक्स आई कैप, इसे मैं लिख सकता हूँ ए वाई जे कैप, और इसे मैं लिख सकता हूँ ए जेड के कैप। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन को भी ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है टाइम के फॉर्म में ऐसे 5t स्क्वायर प्लस 2 आई कैप प्लस 10t जे कैप और प्लस 7 बाय टी के कैप। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी एंड एक्सेलरेशन कितना होगा एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो देखो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर ही वेक्टर साइन है डी आर बाई डी टी। तो देखो इसको मैं डिफ्रेंशिएट अलग करूँ, इसको अलग करूँ और इसको अलग करूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं डी बाई डी टी आर एक्स प्लस डी बाई डी टी आर वाई प्लस डी बाई डी टी आर जेड, है ना। तो मैं यहाँ वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, देखो x वाला कंपोनेंट r का ये है 5t स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये कितना आएगा 10t, तो ये आएगा हमारा 10t आई कैप प्लस ये आएगा हमारा 10 जे कैप और ये आएगा हमारा -7 बाई टी स्क्वायर के कैप, -7 बाई टी स्क्वायर के कैप। आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अगर नहीं आता तो आप यहाँ इस लिंक पे जाके डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियोस देख लें। ठीक है, ये आ गया हमारी वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो अपन ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये आएगा 10t का डिफ्रेंशिएशन होगा 10 आई कैप 10 जे, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा 0 माइनस ये कितना आएगा 14 बाय टी क्यू प्लस में। ओके, तो देखो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 14 बाई टी क्यू के कैप, इधर भी के। ओके, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ये है 2। तो देखो हमें वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बताना था, तो यहाँ टाइम की जगह 2 डाल दो। तो देखो हमारा वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 मतलब 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 7 बाय 4 के कैप। ठीक है, तो अगर हमें ये मीटर में दिया हुआ था, सपोज ये मीटर है, तो हम यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, ये आएगा हमारा मीटर पर सेकंड। तो इधर आप हर जगह मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। और सिमिलरली एक्सेलरेशन में मैं टी की जगह 2 डालूँ तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस 14 बाई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कैप। ओके, तो हमारा देखो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड ये आएगी, वेलोसिटी एट एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड ये आएगी। ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड रिवोडू का जो फेसबुक पेज है वो एक बार आप जाकर देखें, उस पर मैं अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और रिवोडू को ट्विटर पर भी फॉलो करें। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स।